नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मुगल वंश। हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे इस पे कि कैसे आए, ना इनके बारे में जाना, इतना बहुत शॉर्ट में हम इनके बारे में आज जानेंगे कि मुगल कैसे भारत में आए और इन्होंने क्या-क्या भारत में विकसित किया और देखेंगे हम कितने जो है मुगलों के राजा हुए। तो एक-एक करके देखते हैं। पहले हम आराम से देखते हैं कि जो सबसे पहला राजा हुआ जो मुगल वंश का, जिसने मुगल वंश की स्थापना की, वो कौन था और वह किस तरह से भारत में आया। तो जो सबसे पहला इनका राजा था मुगल वंश का, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना करने वाला सबसे पहला जो राजा हुआ वो था आपका बाबर। बाबर अफगान से आया था, काबुल से। काबुल का एक परगना था इसके पास, बहुत छोटा। ये हिंदुस्तान को जीतने की जो है मनसा लेके भारत आया था और इसकी ये मनसा पहले से ही थी कि मैं हिंदुस्तान पर विजय पाऊं। कि बाबर भारत आया था। तो बाबर जो है 1526 में बाबर भारत आया और इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी। पानीपत की जो लड़ाई लड़ी इसने लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई हुई पानीपत में, पानीपत स्थान पर 1526 में, जिसमें जो है बाबर विजय हुआ। बाबर विजय होने के बाद बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर जो है वो जो लोदी वंश था उसे समाप्त कर दिया और लोदी वंश की जगह इसने स्थापना की आपकी मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था आपका? बाबर था। तो बाबर ने इस वंश की स्थापना की और बाबर लगभग 1530 तक जो है बाबर वो लगातार युद्ध में रहा। युद्ध में क्यों रहा? 1526 में इसने पानीपत का युद्ध किया, 1527 में इसने एक और युद्ध किया, 1528 में युद्ध किया, 1529 में युद्ध किया और 1530 में इसकी मौत होगी। मौत के बाद इसका दूसरा बेटा होता है इसके बाद इसका जो बेटा होता है हुमायूं, वो है आपका गद्दी पर बैठता है। हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530-1531 के आसपास गद्दी पर बैठता है और हुमायूं के गद्दी पर बैठने के साथ ही जो है उसके एक शेर शाह सूरी, वो है जो क्या करता है, वो हुमायूं के साथ युद्ध संघर्ष करता है और हुमायूं से गद्दी छीन भी लेता है। मुगल वंश की जो गद्दी हुई, दूसरा राजा हुआ हुमायूं, इससे वो गद्दी छीन भी लेता है। 1539 में एक युद्ध होता है। इसमें युद्ध में जो है वो शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को बाहर खदेड़ भगाता है। फिर जो है 1545 तक जो है हुमायूं शेर शाह के साथ युद्ध करता है। लगातार युद्ध के बाद 1545 में जाकर जो है आपका हुमायूं जो है वो एक बार फिर जीत जाता है। शेर शाह सूरी से हुमायूं जीतने के बाद फिर से मुगल वंश की स्थापना नहीं करता है, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी थी। इसने दोबारा गद्दी प्राप्त की, यानी कि सत्ता में इतना संघर्ष चला कि बाबर लगातार 3-4 साल युद्ध में लगा रहा, फिर हुमायूं युद्ध में लगा रहा। उसके बाद आता है इनका सबसे योग्य शासक, जिसे इतिहास में महान बताया गया है। महान बताया गया है किसे आपको? वो बताया गया है अकबर। 1556 से 1605 तक अकबर जो गद्दी पर बैठा वो बैठा आपका 1556 में। 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था, इसने सत्ता संभाली थी। हाल 1556 में अकबर 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 1605 तक इसने शासन चलाया अपना। 1605 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है जी। यहां तक आते आते अकबर ने पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर जो है अकबर ने वह है जो विस्तार कर लिया था आपका। ठीक है जी। अफगान पे भी इसने जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था अपना। पूरे भारत पर नहीं कहेंगे, अधिकांश भारत पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी जो क्षेत्र थे शामिल थे। ये जो है इस वंश का सबसे योग्य और महान शासक कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के लोगों पर जो जजिया कर लगाया जाता था वो इसने समाप्त कर दिया था और इसने राजपूतों के साथ
उस टाइम पर जो है संघर्ष अगर चलता था, युद्ध किसी से होता था, तो वो राजपूतों के साथ होता था। अकबर ने राजपूतों के साथ क्या किया, इसने उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कि इसने राजपूतों की जो बेटियां थी, रानियां थी, उनसे विवाह किया और प्रेम स्नेह के साथ इसने उनसे संबंध स्थापित किए, विवाह के संबंध। और इस तरह से इसने मिलजुल कर जो है अपनी सत्ता संभाली और अपना साम्राज्य का, मुगल वंश का पूरा विस्तार किया। इसके बाद जो आता है आपका, अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर। इसका बेटा था जहांगीर। जहांगीर, ठीक है जी। जहांगीर गद्दी पर बैठता है अकबर के बाद। इसका जो शासनकाल रहा वो 28 तक रहा, यानी कि 1605 से 1628 तक ये गद्दी पर रहा। जहांगीर के बाद जो हुआ, जो हम शहंशाह देखते हैं, जहांगीर के बाद हुआ आपका शाहजहां। शाहजहां के बताया जाता है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था जी, वही शाहजहां है ये। अब तक आते आते जो है साम्राज्य का विस्तार हो ही रहा था। बाबर ने जो शुरू किया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक विस्तार होता गया। फिर आपका लास्ट में आता है, अगर हम बात करें डायरेक्ट आके, औरंगजेब। फिलहाल आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि औरंगजेब की कब्र को लेकर, औरंगजेब के कूटनीति को लेकर जो है वो काफी विवाद का विषय बना हुआ है। औरंगजेब जो है, इसने क्या किया, इसने धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत की। बताया जाता है कि ये टोपियां सिलता था और उसी से अपना खर्च चलाता था। राज्य की जो आमदनी होती थी, ये उससे अपना कोई खर्च नहीं चलाता था। ठीक है जी। तो औरंगजेब जो बादशाह हुआ, ये बहुत इस्लाम धर्म को बहुत मानने वाला हुआ। इसके मुसलमानों में भी इसकी एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक आलोचना की जाती है कि मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी ये बात होती है कि औरंगजेब जो बादशाह हुआ, ये गर्दन पर तलवार रखकर इस्लाम कबूल करवाता था। हालांकि ये गलत है। इतिहास इसकी पुष्टि कहीं नहीं करता। इतिहास ये कहीं नहीं बताता कि औरंगजेब ने गर्दनों पर तलवार रखी और कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो। ऐसा नहीं है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब जो है वो अपना जीवन जो था वो धर्म के अनुसार व्यतीत करता था। मुस्लिम जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब गर्दन पर तलवार रखता था और कहता था कि कलमा पढ़ो और मुसलमान बनो, ये मुसलमानों में भी प्रचलित है काफी। हालांकि ये चीज नहीं है। उन्हें अंदर जाके डीप में ये बात नहीं सोचते कि इस्लाम धर्म में ये कहीं नहीं है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती करके इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस वजह से वो कहते हैं कि औरंगजेब गर्दन पर तलवार रखकर जो है इस्लाम कबूल करवाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। ठीक है जी। तो ये विवाद का मुद्दा बन जाता है हमारा। औरंगजेब के बाद इसने अपने धर्म की नीति जो है इतनी सख्त और कूटनीति से चलाया कि इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए, औरंगजेब के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए, बहादुर शाह और जहांदार शाह और रवि उल दर्ज, ये इतने मैं इनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतिहास में किया गया है तो मैं भी करूंगा। इतने निकम्मे शासक हुए, इतने बेकारे शासक हुए कि इनसे बना बनाया साम्राज्य, जिसे बनाने के लिए बाबर अपनी जिंदगी में 4 साल युद्ध करता रहा, हुमायूं अपने भाई के साथ ही लड़ता रहा, शेर शाह सूरी के, अकबर ने जिसके लिए बहुत कुछ किया हो, जहांगीर ने बहुत कुछ किया हो, शाहजहां ने उसे स्थिर करने के लिए बहुत परिवर्तन किया हो, औरंगजेब ने अपनी किसी भी तरह की नीति को लेकर किया हो, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए इतने निकम्मे हुए कि उन्हें बना बनाया साम्राज्य मिला, उन्हें केवल चलाना था। लेकिन इतने बेकारे घटिया बादशाह हुए कि बादशाह भी उन्हें कहना गलत है, उन्हें राजकुमार ही कहा जाए बस। राजा के बेटे थे, बादशाह के बेटे थे। इतने घटिया निकम्मे हुए कि उनसे बना बनाया साम्राज्य भी नहीं संभाला गया। यही नहीं, इनका मैं आपको बताऊं, इनका एक जो उत्तराधिकारी हुआ जो सबसे बेकारा कहा जाए, जिसे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह एक जो था वो एक बादशाह हुआ, मोहम्मद शाह।
मतलब ये जो बादशाह है मुगल वंश का एक उत्तराधिकारी हुए औरंगजेब के बाद, इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1719 से 1738 तक। मोहम्मद शाह ऐसा शासक था, हालांकि ये कला प्रेमी, संगीत का प्रेमी था ये, लेकिन ये जो है नशे की हालत में इतना ज्यादा उतर गया था, ये इतना ज्यादा नशे करता था कि औरतों के कपड़े पहनकर जो है दरबार में नाचता था ये। मतलब कल्पना करो तुम, एक जो बादशाह, मुगल बादशाह, जिसका पूरे हिंदुस्तान पे राज हो, और उनके उत्तराधिकारी ऐसे हो जो स्त्री के कपड़े पहन के राज दरबार में नाच रहे हो, मुगल बादशाह। ऐसे ऐसे बादशाह, निकम्मे बादशाह हुए, फिर इस राज्य का जो है पूरी तरह से मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। और आखिर में जाके जो आप बताया जाता है कि 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति में बहादुर शाह जफर को, इससे पहले बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित कर दिया गया, सत्ता भी सब छिन गई। जब बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथी बना, उसने बागडोर संभाल ली, संभाल नहीं रहा था वो, जबरदस्ती उसे संभाली गई। तो जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेजा और इसके दो बेटों के सर काटकर इसके सामने थाली में लाया गया। सर काट के गर्दन से और थाली में ऐसे इसके सामने लाया गया कि ये रहे तेरे बेटे दोनों। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की गर्दन काटकर उसके सामने अंग्रेजों ने रख दी, और फिर रंगून की जेल में कुछ दिनों के बाद बहादुर शाह जफर भी मर जाता है। इस तरह से ये मुगल एम्पायर जो है पूरा आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई रंगून के जेल में। इस तरह से मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल स्टडी IAS, आपका अपना चैनल।